हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। हम एनटीयूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर पेपर 2 की, जो कि हमारा हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य है, उसकी भी तैयारी हम यहाँ पर करते हैं। लेकिन उसकी फुल प्रॉपर वे में मैं आपको तैयारी नहीं कराती हूँ। यहाँ पर हम उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हैं परिणाम उन्मुख बैच के थ्रू, जहां पे जो आपके एग्जाम में 101% चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ जाइए। और जिसने भी अभी तक क्लासेस नहीं देखी है, जो आज पहली बार देख रहा है, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा है, वो जरूर जो है पेपर 1 की क्लास भी एक डेमो जरूर लेगा और जो है पेपर 2 जो कि हिंदी है आपका परिणाम उन्मुख बैच को एक बार जरूर देखेगा। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। और अगर कोई पूरा जो है हिंदी साहित्य जो है प्रॉपर वे में पढ़ना चाहता है, तो इसकी कोचिंग जो है आपकी मैं ऑफलाइन भी प्रोवाइड कराती हूँ और ऑनलाइन भी। बट वो जो है यहाँ पर मतलब इस प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड नहीं कराए जाते। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है पूरा प्रॉपर हिंदी साहित्य को वे में प्रॉपरली पढ़ने के लिए, तो कोई चाहता है अगर, तो वो मुझे पर्सनल पे टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकता है। अगर कोई भी ऐसा चाहता है तो उसके रिगार्डिंग हम वहां पर बात कर सकते हैं। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ जुड़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज यहाँ पर आपको जो है आपके रेगुलर क्लासेस की और जो भी आपके एमसीक्यूज पीवाईक्यूज जो भी सेशंस होते हैं उनकी पीडीएफ सभी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो बस अब कुछ ही जो है नंबर रह गया है सेंचुरी पूरी होने में, तो जल्दी से उसको पूरा करिए गाइस। टेलीग्राम चैनल को भी शेयर करिए ताकि बाकी लोगों तक ये पहुंचे और उसको जो है क्या करें, सब्सक्राइब कर सके। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम जो है टॉप 30 का वार देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम 30 प्रश्न करते हैं और ये 30 प्रश्न, ये जो सीरीज है ये थोड़े पहले से चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 30 प्रश्न करते हैं, 3 यूनिट रखी जाती है जिसके इंपॉर्टेंट 10-10 प्रश्न हम कर लेते हैं। तो आज हम पीडी कंप्लीट करने वाले हैं। पीडी मतलब कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोक विकास और पर्यावरण के ऊपर हम यूनिट जो आपकी एनटीए में है उस यूनिट को हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बोलूं कि ये जो टाइम है 9 PM, ये 9 PM नहीं है। आज की क्लास आपकी थोड़ी जल्दी से मैंने कर दी है शेड्यूल 7:30 पे, बिकॉज ऑफ जो है और भी क्लासेस होती है, तो सर की क्लास है, इसकी वजह से जो है आप वो क्लास अटेंड कर सकें। तो आज हमने ये 7:30 पर जो है रीशेड्यूल की है। तो बहुत जल्दी आपको और भी टाइम जो है इसमें चेंजेस देखने को मिल जाएगा। मतलब इसको मैं 9 PM से, जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्लैश करता है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट थोड़ी सी किसी दिक्कत की वजह से मैंने इसको 9 PM पे शिफ्ट किया था। बट हम इसका बहुत जल्दी प्रॉपरली चेंज कर देंगे। आज और कल के लिए तो ये 7:30 ही है, क्योंकि आज और कल आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली सर के साथ, तो वो जरूर लीजिए। चलिए, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और यहाँ पर जो है पीवाईक्यूज ही रखे हैं मैंने, तो वो पीवाईक्यूज हम यहाँ पर जो है देखेंगे आज। फटाफट से तैयार हो जाइए। जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया है फटाफट से शेयर कर दीजिए। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को यहीं पर ध्यान से समझ लेना है। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ क्वेश्चन किया और काम खत्म। यहां से आपको कॉन्सेप्ट उठाने होते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चल रहा है। तो पीडी हम कर रहे हैं कंटिन्यू। आगे की क्लासेस में आपको एसडीजीज और एमडीजीज देखने को मिलेंगे, जिनको हम जो है क्लास में ही याद कर लेंगे। इस तरीके से मैं आपको वो कराऊंगी अच्छे से एक कहानी बनाकर। ठीक है, चलिए, तो अभी बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। फटाफट से शेयर कर दिया होगा आई थिंक आप सभी ने। जिसने भी शेयर नहीं किया है स्टिल, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए गाइस, ताकि बाकी लोगों तक ये पहुंचे। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का एक ही काम है कि लाइव चैट में आंसर जरूर करने हैं। मतलब वहां पर आंसर करने से आपको मजा आता है, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग एक्टिव होकर वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेट जरूर करिए ताकि आपको बाकी भी लोगों से इंटरेक्शन हो सके, पता चल सके कि आप कहां पर हो, एनालाइज कर सके आप अपने आप को। ठीक है, चलिए, तो अब समय को देखते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन CO2 गैस का सबसे बड़ा निमजक यानी कि सिंक है? कौन है? वन है, महासागर है, हिमचादर है, या फिर क्या है भाई, चारागाह है? क्या है, ध्यान से देखिए। ये क्या है, आपका पीवाईक्यू है भाई। ठीक है ना, पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं आज की सेशन में, हम पीवाईक्यूज ही देखेंगे। 2018-19 वाले पीवाईक्यूज यहाँ पर मैंने रखे हैं। ठीक है, तो वही है। चलिए, वन, महासागर, हिमचादर या फिर चारागाह, क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यानी हिमचादर जो है वो CO2 गैस का सबसे बड़ा निमजक यानी कि सिंक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी गाइस,
मैंने ये चीज नोटिस की है कि पेपर वन का, जब पेपर वन की क्लास को इतना ज्यादा आप पसंद नहीं करते जितना कि पेपर टू। तो देखिए भाई, एक चीज मैं आपसे सिंपल सीधी बात कह दूं, कई बार ऐसा होता है हिंदी वाले बच्चे ना, ये बात मैंने बहुत नोटिस की, जब मैं खुद पढ़ रही थी तब भी, मेरे साथी जो थे उनके साथ भी, और अभी भी मैं ये चीज फील कर रही हूँ कि क्या करते हैं हम लोग, सोचते हैं कि हमें जेआरएफ चाहिए, लेकिन जेआरएफ बिना पेपर वन के आपको नहीं मिल सकता। मतलब कि ये चीज आप लिखवा लीजिए, अगर आप पेपर वन नहीं देख, पेपर वन को जो है उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेपर टू की तरफ ही बढ़ते रहते हैं, पेपर टू की तरफ ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका जेआरएफ जो है वो खतरे में पड़ जाता है। तो भाई पेपर वन को क्या, पेपर वन को भी देखिए, पेपर वन जो है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आपको कम से कम मैं बोल रही हूँ आपको कि 30 to 35 क्वेश्चंस करेक्ट करने ही होंगे किसी भी हाल में, अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो। ये मैं आपको 10 बार डिस्कशन कर चुकी हूँ इसका, एक बार फिर बता रही हूँ। तो पेपर वन पर भी उतना ही ध्यान दीजिए, लास्ट मोमेंट है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत है। और इस समय पर अब मैं जो है आपको प्रैक्टिस ही सेशन कराऊंगी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको क्या करेंगे, परिणाम उन बैच के थ्रू हम क्या कर लेंगे, उनको ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये मेरा प्रॉमिस है आपका लिए, आपकी साइड से एक ही चीज चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है पता चलना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सब्सक्राइब कर सके, तभी जो है वो हमारा जो ड्रीम है, जो मैंने आपको बोला है कि एग्जाम से पहले पहले हम लाइव आ सके, तो वो चीज तभी पूरी हो सकती है गाइस जब आप ये चीज करेंगे। तो पेपर वन पे फोकस कीजिए। कहने का अर्थ यही है कि ये लास्ट मिनट, ये लास्ट जो टाइम बच रहा है आपके पास, 10-12 दिन जितने भी हैं, 10 दिन मैक्स, कम से कम 8-9 दिन ही मान के चलिए, 10 दिन भी मत मानिए, तो इस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए, सिर्फ पेपर टू की तरफ मत बढ़िए, पेपर वन को भी देखिए, वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको देख लेने चाहिए, तभी आपका जो ये गोल है ये अचीव हो पाएगा। चलिए, आपको थोड़ा समय ले लिया उसके लिए माफी चाहूंगी, ठीक है, लेकिन ये चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक क्वेश्चन और आ रहा था, वो भी अभी साथ के साथ ही ले लेती हूँ कि एक अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी लोगों का क्वेश्चन था कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती, तो भैया नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, नो। तो आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है किसी भी हाल में, ठीक है। उसका अगर आपको डाउट है कहीं पे, ऑप्शंस में कोई डाउट लग रहा है, तो आंसर जहां पे आपको ज्यादा लग रहा हो कि ये आंसर करेक्ट हो सकता है, वहां पर जरूर जाइएगा, छोड़कर नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन। हो सकता है आपका जो डाउटफुल क्वेश्चन है वो करेक्ट हो जाए आपके, है ना, तुक्का लग जाए, तो वो चीज मैं कहूंगी कि अगर कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा लगता है कहीं पे फंसते हैं आप, तो उसे छोड़िए ना, छोड़िएगा मत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए हमें वो पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब। तो आई होप अभी तक आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आवाहन जन्य प्रदूषक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, या फिर कणकीय क्या है, द्रव्य क्या है भाई, फटाफट से आंसर का जवाब दीजिए, और एक्टिव हो जाइए गाइस, एक्टिव हो जाइए, फटाफट से लाइव चैट में आंसर कीजिए। और जो है बाद में बताते भी नहीं है आप लोग कि कितने आपने अटेम्प्ट किए और कितने करेक्ट हुए, शर्माइए मत, 1 2 4 5 जितने भी होते बताइए। इससे क्या होगा कि पता चलेगा आपको कि आप कितने पानी में हैं और कितनी मेहनत और करनी है। चलिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है आवाहन जन्य प्रदूषक है, एक प्रदूषक है, ठीक है, एक पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन भी हम देखेंगे अच्छे से, एक टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब तो आप देख रहे हैं पॉल्यूशन के ऊपर या फिर गैसेस के ऊपर, ऐसे 2 क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, ये एक ही टाइम के है, 19 के या फिर 19 का पेपर है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक्स उठाइए कि आपको कहाँ से किस चीज पर ध्यान देना है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती है। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो प्रदूषित यानी कि पॉल्यूटेड वाटर की वजह से होती है। गियार्डिया, डेंगू, ये क्या है, एमोहिबासिस, मतलब बहुत डेंजरस नाम ही, बीमारी का इतना नाम ही इतना डेंजरस है, तो सोचिए कितनी डेंजरस होगी। टाइफाइड। तो क्या है इनमें से, ऑप्शन देख लीजिए, आपके पास है 1 2 4, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन सी है चारों के चारों, या फिर ऑप्शन डी 1 3 4। कौन सा है जो प्रदूषित पॉल्यूटेड वाटर की वजह से बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1 3 और 4, यानी कि गार्डिया, एमो एमो हबीसिस और टाइफाइड, यानी डेंगू को छोड़कर, क्योंकि डेंगू तो डायरेक्ट होता है ना भाई मच्छर के काटने से, ठीक है ना। तो डेंगू को छोड़कर बाकी सभी बीमारियां जो है जल प्रदूषण से होती है। अगला प्रश्न है, रियो 20 सम्मेलन का एक मुख्य परिणाम किसके समुच्चय का विकास करना था, यानी कि अब इसको यहाँ से मिल गया फिर एक टॉपिक आपको कि रियो के बारे में आपको पढ़कर जाना है। समर्थनीय विकास लक्ष्य, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास रणनीति, राष्ट्रीय भूमि पुनर्स्थापन,
पुनर्स्थापना रणनीति। क्या है इसका आंसर? मुख्य परिणाम किसके समुच्चय का विकास करना था रियो 20 सम्मेलन का? किसका था? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय भूमि पुनर्स्थापना रणनीति। यही था जो है क्या समुच्चय तौर पर इसका विकास करना जो था किसका रियो 20 सम्मेलन का क्या था? एक मुख्य परिणाम था, लक्ष्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, गैर नवीकरणीय संसाधनों का समुच्चय चुनिए। समुच्चय मतलब कि उनका जो है कलेक्टिव आपको चुनना है, यहाँ पर ग्रुप चुनना है, कौन सा है? गैर नवीकरणीय मतलब कि नॉन रिन्यूएबल, जो नए जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, मृदा। ऑप्शन बी है प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, फास्फेट। ये करके जरूर जाइएगा, ये जरूर पूछे जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। ठीक है, इसके ऊपर एक क्लास कर लेंगे। चलिए छोटी सी एक परिणाम उन्मुख बैच के अंतर्गत ही, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, ट्रिक्स के थ्रू हम उसको कर लेंगे। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना 100% चांसेस होते हैं गाइस, तो इसको छोड़ना मत, ये टॉपिक अच्छे से करके जाना है आपको। पेट्रोलियम, यूरेनियम और भूतापीय ऊर्जा, शेल गैस, यूरेनियम या फिर मृदा। तो कौन सा ऐसा है जिसमें जो कि नॉन रिन्यूएबल है, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं? तो देखिए पेट्रोलियम, यहाँ पे पेट्रोलियम से आप समझ गए होंगे कौन सा है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, तो करेक्ट है सी। पेट्रोलियम, यूरेनियम और भूतापीय ऊर्जा को आप रिन्यू नहीं कर सकते, ये गैर नवीकरणीय साधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता होती है। ओलिगोट्रॉफिक झील, ये झीलों का नाम है, क्या है? पोषकों का उच्च स्तर होता है इसमें, पोषकों का निम्न स्तर होता है, पोषकों का अभाव होता है, जैविक पदार्थों का उच्च स्तर होता है। तो फटाफट से बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसकी विशेषता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैविक पदार्थों का उच्च स्तर होता है। अच्छा एक चीज और, कल जो है परिणाम उन्मुख बैच के थ्रू हमने शुक्ल जी को रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनके विषय में चर्चा करते हुए देखा था, है ना, मतलब कि मुख्य कथन हमने देखे थे। तो जहां देखिए गाइस, सबके सब पढ़ना बहुत जरूरी नहीं, और इतना सब आप याद भी नहीं रख सकते। जो मेन फोकस है ना उन पे रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपके पास वही रखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, और जो अब तक एटलीस्ट पूछे नहीं गए हैं ज्यादा करके। ठीक है, तो पूछे गए हैं उनका चांसेस थोड़े कम हो गए, तो कुछ नया भी है। तो जो इसीलिए मैंने कहा था आपको कि बिहारी और घनानंद को तो करना ही करना है किसी भी हाल में, उसके अलावा वो भी देखकर जाइएगा जो कल हमने किए थे परिणाम उन्मुख बैच के थ्रू। जो जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है, इस क्लास के बाद जरूर देखे, और जरूर एक बार जो है उनको याद कर ले। हमने क्लास के अंदर ही याद कर लिया था, आप लोग उसको यहीं पे याद कर लीजिए। चलिए, तो यही था, मतलब यही मेरे को कहना था। जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश कितना क्या होता है भाई? ऑक्सीजन अंश जो है वो घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, तापमान परास के अनुसार बढ़ता है या फिर घटता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घटता है। तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश घटता है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब ये देखिए अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन भी आपका जरूर बनता है, यहां से ध्यान देंगे कैसे आते हैं क्वेश्चन। ओलावृष्टि में लगी हुई फसल नष्ट होती है। अभिकथन कह रहा है, यानी असर्शन कह रहा है कि ओलावृष्टि में लगी हुई फसल क्या होती है? नष्ट होती है। वहीं कारण क्या बता रहा है उसका कि भारत में ओलावृष्टि केवल जाड़े के मौसम में होती है। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? ए और बी दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या करता है, ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, परंतु इसकी व्याख्या नहीं करता है आर। तो क्या होना चाहिए? फटाफट से ध्यान दीजिए और पढ़िए और इसको बताइए कि क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है, ए बिल्कुल सही है कि ओलावृष्टि में लगी हुई फसलें क्या हो जाती है? नष्ट होती हैं। लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल गलत है कि ये केवल जाड़े के मौसम में आती है। तो अभिकथन सही है, कारण गलत है। ओके ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक ही चीज कहूंगी कि जो लोग अभी जुड़े हैं, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा है, वहां पर जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास रेगुलर नोटिस जो है पहुंच सके क्लास का। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, और जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है गाइस, फटाफट से शेयर कर दीजिए, और वीडियो के एंड में अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो जरूर इसे लाइक करके जाइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9, ताजी पानी की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान होती है। ताजे पानी की जो है सर्वाधिक मात्रा, मतलब ताजा पानी कहाँ पाया जाता है? झीलों में, ध्रुवीय बर्फ में, नदियों में या फिर ग्लेशियर में? फटाफट से देखिए, ये क्वेश्चन जो है
इसका आंसर क्या होना चाहिए? ताजा पानी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? झीलों में पाया जाता है? नहीं, वो तो पानी ठहरा रहता है ना? ध्रुवीय बर्फ में, नदियों में या किस में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीय बर्फ में जो है ताजे पानी की जो सर्वाधिक मात्रा जो है पाई जाती है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करने वाली उत्पादन तकनीक है। कम से कम जो पॉल्यूशन करती है वो कौन सी उत्पादन तकनीक है? फिशन आधारित नाभिकीय ऊर्जा, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक, फोटोवोल्टिक या फिर थर्मल पावर। क्या है इनमें से कौन सी जो है उत्पादन तकनीक है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से जो है कम प्रदूषण होता है? देखिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोटोवोल्टिक जो है उसकी वजह से क्या होता है, कम से कम प्रदूषण जो है होता है। ये रहे आपके सामने 10 प्रश्न किसके? पीडीई यानी कि पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर प्रश्न कराने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि यहाँ से आप क्या कर लीजिए, टॉपिक्स को देखिए और टॉपिक्स के थ्रू आप उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, जिससे कि आपको ये रहे कि भाई कौन से टॉपिक जो है ज्यादा। प्रदूषण का तीसरा चौथा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तो प्रदूषण से तो कोई ना कोई प्रश्न जरूर आना है, तो इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। पॉल्यूशन आपको, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सब जितने भी पॉल्यूशन है वो सब आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं। एक टॉपिक तो हमें ऐसा मिल गया है जिसमें हमें छोड़ना नहीं है। रियो वाला हमें अच्छे से पढ़कर जाना है और बीमारियों वाला भी अच्छे से पढ़कर जाना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हमें मिल गए हैं जिनको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको कहूंगी कि गाइस, अभी जो है आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग टाइम डिवाइड करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और यही है मेरे लिए, मेरी तरफ से आपके लिए, जो भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कहीं पे कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई टॉपिक ऐसा है जहाँ पे आप अटक रहे हो, तो आप अपने मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज के थ्रू बता सकते हैं कि मैम ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, प्लीज इसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए, बताइए। तो वो चीज